नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में मैं प्रवक्ता बिंदु। बच्चों, हम जयशंकर जी प्रसाद द्वारा रचित आत्मकथ्य कविता जो है उसके बारे में पढ़ रहे थे। प्रसाद जी जो है छायावाद के प्रवर्तक और आधुनिक साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में जाने जाते हैं, प्रमुख कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो प्रसाद जी की इस कविता में वो अपने जीवन की जो घटनाएं हैं यानी आत्मकथा से वो लोगों को अवगत करवाना नहीं चाहते। वो ऐसी कोई कथा या कहानी लिखना नहीं चाहते जिसमें उनके जीवन के बारे में बताया गया हो। उन्होंने कहा है कि मेरा जो जीवन है उसमें कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं है और लोगों के द्वारा दी गई पीड़ाएं, छल, धोखे आदि जो है वो मैं किसी से साझा नहीं करना चाहता, क्योंकि उन बातों को सुन करके किसी को कोई फायदा होने वाला नहीं है और कोई महत्वपूर्ण बात भी मेरे जीवन की ऐसी नहीं है जिससे जान करके लोगों को कुछ अच्छा लगे, तो वो अपनी बातें जो है दूसरों को बताना नहीं चाहते। उसी प्रसंग में इसका अंतिम पद्यांश जो है हम पढ़ते हैं। छायावादी शैली में रचित इस कविता में भी संगीतात्मकता का गुण है, इसको गाया जा सकता है। 2 पंक्तियां हम जो है इसकी गा करके पढ़ेंगे। उसकी स्मृति पाथे अपनी है, थके पथिक की पंथा की, जीवन को धेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। इसमें संगीतात्मकता है, लयात्मकता है, यानी इसको गाया जा सकता है। उसकी स्मृति पाथेय बनी है, थके पथिक की पंथा की। प्रसाद जी कहते हैं कि उसकी स्मृति माने जो यादें हैं वो पाथेय बनी है। पाथेय क्या होता है? पथ में किया जाने वाला जो भोजन आदि है, यानी हम कभी यात्रा आदि पर जाते हैं तो उसमें रास्ते में खाने पीने के लिए हम जो भी सामान लेते हैं या जो भी आवश्यक वस्तुएं लेते हैं जिससे हमें उस रास्ते में सहारा मिल सके, उनको पाथेय कहा जाता है। यानी पथ में मिलने वाला जो संबलन या सहारा है उसे पाथेय कहते हैं। तो मेरे जीवन का जो रास्ता है, पंथा माने जो रास्ता है, उस पथ का सहारा कौन बनी है? स्मृति यानी यादें बनी हुई है। थके हुए पथिक, थके हुए यात्री की यात्रा में जो सहारा बनी हुई है उसकी यादें। किसकी यादें? उनकी प्रिया की यादें। वो कहते हैं कि मेरे जीवन की जो मुख्य घटनाएं हैं यानी मेरी प्रेयसी की जो यादें हैं वो ही मेरे लिए क्या है, एक थके हुए यात्री को जैसे रास्ते में कोई सहारा मिल जाता है, पाथेय मिल जाता है, वैसे ही मेरी प्रेयसी की जो यादें हैं, प्रिया की यादें हैं, वो मेरे थके हुए जीवन का एक सहारा है। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। तो सीवन कहते हैं सिलाई को। जैसे किसी कपड़े को सिल दिया जाता है, उस पर टांका आदि लगा दिया जाता है, तो वैसे ही मेरे जीवन का जो सीवन है उसको क्या तुम उधेड़ करके देखोगे? क्या उसके धागों को खोल करके देखोगे? किसकी कंथा? कंथा किसको कहते हैं बच्चों? आपने हमारे इलाके की अगर स्थानीय जगह की बात करें तो पुराने कपड़ों आदि को सील करके, पुराने वस्त्रों को सील करके एक बिस्तर का रूप दे दिया जाता है। गदेला कह देते हैं, गुदड़ी कह देते हैं। तो उस गुदड़ी यानी पुराने वस्त्र जिसके अंदर भरे जाते हैं उसको कंथा कहते हैं। तो मेरे जीवन भी इसी प्रकार है, यानी ऊपर से भले ही वो हमें ठीक लगता हो पर वो एक गुदड़ी की तरह है। जैसे गुदड़ी में पुराने कपड़ों को लपेट दिया जाता है, ऊपर से भले ही दिखने में वो अच्छी लगे, वैसे ही मेरा जीवन है। दिखने में भले तुम्हें बहुत अच्छा लगता होगा पर वो भी पुरानी यादों से, ऐसे दुखों से भरा हुआ है जैसे गुदड़ी पुराने कपड़ों से भरी हुई होती है। तो मेरे जीवन की सीवन को क्या तुम उधेड़ करके यानी पुरानी बातों को खोल करके क्या उन दुखों को तुम बाहर लाना चाहते हो, ऐसा वो कहता है। तो इसमें देखो उसकी स्मृति पाथेय बनी है, तो यादों को क्या है सहारा बनाया जा रहा है, रूप दिया जा रहा है। तो यहाँ रूपक अलंकार है। ऐसे ही थके पथिक की पंथा की, तो थे की आवृत्ति हो रही है, ऐसे ही कह की आवृत्ति होने से यहाँ क्या है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगली पंक्ति है, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं। मेरा जीवन जो है वो छोटा सा है, यानी मेरा जीवन कोई बहुत बड़ा महान व्यक्तित्व नहीं है, मैं कोई ऐसा महान व्यक्ति नहीं हूँ, मेरा जीवन कोई बहुत मायने रखने वाला नहीं है और उसकी बड़ी बड़ी जो कथाएं हैं उनको कैसे मैं कह डालूं। बड़ी कथाओं का मतलब ये नहीं महत्वपूर्ण घटना के लिए नहीं कह करके वो कह रहे हैं कि मेरे जीवन में ऐसे ऐसे दुख आए हैं, इतनी बड़ी परेशानियां यानी पीड़ाएं जो है, इतनी परेशानियां पीड़ाएं आई हैं, उन पीड़ाओं को, उन कमजोरियों को मैं कैसे आज तुम्हारे सामने कह डालूं, उन दुखों का वर्णन कैसे कर दूं। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की चिंता में मौन रहूं। ध्यान देंगे आप कि क्या आप मेरे जीवन की गुदड़ी को उधेड़ना चाहते हो? क्या वो कथाएं आज मैं आप सबके सामने कह डालूं? छोटे से जीवन की जो बड़ी
घटनाएं हैं या दुख पीड़ाएं हैं, या फिर ये क्या अच्छा नहीं कि मैं ये सब सुन के चुप रह जाऊं। तो इन सभी बातों में प्रश्न पूछ रहा है प्रसाद। मानो तो यूं लगता है कि दूसरे व्यक्ति से उसको प्रश्न के रूप में पूछा जा रहा है। इस तरीके से जहाँ प्रश्न पूछने का भाव होता है वहां पर प्रश्न अलंकार हुआ करता है। तो यहाँ प्रश्न अलंकार जो है इन चारों पंक्तियों में प्रयुक्त हो रहा है। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? तो क्या ये ज्यादा बढ़िया नहीं है कि मैं और लोगों के जीवन की घटनाएं सुनता रहूं, और लोगों की कथाएं सुनता रहूं? ये मुझे लगता है कि मेरे लिए ज्यादा श्रेष्ठ है। कारण ये है कि मेरे जीवन में पीड़ाएं अधिक हैं, दुख अधिक हैं, परेशानियां अधिक हैं। इसलिए मैं अपने इस छोटे से जीवन की ऐसी दुख भरी घटनाएं औरों को बताना नहीं चाहता हूँ। और ज्यादा अच्छा ये है कि मैं औरों की सुनता ही मौन रहूं, शांत रहूं, औरों की बातें सुनता रहूं। तो ये मुझे लगता है ज्यादा अच्छा होगा। आपकी इस विषय में क्या राय है? मानो ऐसा लेखक कहना चाहता है, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। देखो, यहाँ अपनी आत्मकथा को उसने भोली भाली बताया है, और भोली विशेषण शब्द जो है ये व्यक्ति या किसी सजीव वस्तु के लिए प्रयुक्त हुआ करता है। तो आत्मकथा को उसने भोली शब्द के रूप में दिया है। तो मानवीकरण एक तरीके से यहाँ अलंकार प्रयुक्त है। क्या तुम कुछ भला कर पाओगे, यानी मेरी इस भोली भाली आत्मकथा को सुन करके तुम्हें क्या मिलेगा? इसको सुनकर भला क्या फायदा होने वाला है? क्या ऐसी महत्वपूर्ण बात आप मेरे जीवन से जान लोगे? ऐसा कवि कहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके जीवन में सिर्फ पीड़ाएं हैं, जिससे सुन करके लोगों का समय ही बर्बाद होगा। उन्हें कुछ विशेष बात सुनने को, सीखने को नहीं मिलेगी। तो वो कहते हैं कि मेरी इस भोली भाली आत्मकथा को सुन करके तुम क्या कर लोगे? इससे अच्छा है कि मैं औरों की सुनता रहूं और खुद क्या रहूं, मौन रहूं, शांत रहूं। यानी वो अपनी आत्मकथा किसी से कहना चाहते नहीं है। अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। और वो प्रसाद जी कहते हैं कि अभी समय भी नहीं है, यानी अभी उपयुक्त समय नहीं। समय का मतलब ये नहीं है कि समय का अभाव है, उनका भावार्थ है कि अभी ऐसा उपयुक्त समय नहीं आया है, ये उपयुक्तता भी नहीं है कि मैं अपनी उस मौन व्यथा को, यानी शांत हुई पीड़ाओं को, वेदनाओं को औरों के सामने उजागर करूं। जैसे कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के बाद, परिश्रम के बाद थक हार कर सो जाता है, तो बाकी सभी लोग ये मानते हैं कि वो थका है, पीड़ित है, परेशान है, उसको सोने दिया जाए, उसे उठाया ना जाए। तो इसी प्रकार मानो प्रसाद जी कह रहे हैं कि मेरे जीवन में जो पीड़ाएं हैं, व्यथाएं हैं, दुख हैं, वेदनाएं हैं, वो थक करके, यानी जीवन की परेशानियों से थक करके मेरे मन की पीड़ाएं भी मानो मौन होकर के, शांत होके सो गई हैं। तो उनको सोए ही रहने दिया जाए, उन पीड़ाओं को न उठाया जाए, क्योंकि अभी उपयुक्त समय नहीं है। उनको आराम करने दिया जाए, मेरी पीड़ा को भी कुछ आराम मिले, ये सोच करके वो अपनी आत्मकथा या अपने जीवन की घटनाओं को बताना नहीं चाहते। तो थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, व्यथा को थकना, सोना शब्दों से विभूषित करके जब बताया गया है, तो यहाँ भी क्या है, मानवीकरण अलंकार प्रयुक्त हुआ है। बच्चों, शब्द है, व्यथा है, आत्मकथा है, पथिक शब्द है, स्मृति शब्द है। तो ये क्या है, तत्सम शब्द है, यानी संस्कृत निष्ठ शब्दावली थी इनकी, और इसलिए तत्सम और तद्भव दोनों ही शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है। भाषा में माधुर्यता भी है, और परंतु माधुर्यता के साथ साथ अगर बात करें तो ओज और माधुर्य दोनों ही गुणों का समावेश होने से प्रसाद गुण से युक्त है। यानी उनका ये काव्य जो है, पद्यांश जो है, प्रसाद गुण से युक्त है। शैली अगर कहे तो आत्मकथात्मक शैली में इसका वर्णन हुआ है, जिसके अंदर खुद से संबंधित बातों का जिक्र किया जाता है। आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। व्यंजना शब्द शक्ति है, व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग करके काव्य को लिखा गया है। और इसके साथ साथ इन्होंने अलंकारों का जिनका प्रयोग किया है, तो हमने पहले जिक्र किया था कि जैसे अनुप्रास अलंकार है, स्मृति पाठ्य में रूपक अलंकार है, और मानवीकरण अलंकार है, प्रश्न अलंकार है। इनका प्रयोग जो है इसके अंदर किया गया है। स्थानीय भाषा के शब्द जैसे गुदड़ी शब्द है, ग्रंथा के रूप में आया है। तो ये इनकी भाषा संबंधित कुछ विशेषताएं थी। और छायावादी शैली का प्रमुख गुण जो संगीतात्मकता है, वो इसमें प्रयुक्त हुआ है, यानी इसे गीत की तरह गाया जा सकता है। आशा करती हूँ समझ में आया होगा। धन्यवाद।